कभी सोचा है कि कोई कहानी, मतलब सिर्फ एक कहानी, हमें इतना कैसे डरा सकती है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। द छलावा ट्रेन एक बहुत ही मशहूर हिंदी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी है और हम इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे। समझेंगे कि आखिर वो कौन सी बात है, वो कौन सा तरीका है जिससे ये कहानी इतना डर और सस्पेंस पैदा करती है। तो चलिए इस डरावनी सफर पर निकलते हैं। कहानी शुरू होते ही सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो है ये चेतावनी। एक बार कोई इस छलावा ट्रेन में चढ़ जाता है तो वो फिर कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरता। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन और इसी एक लाइन में पूरी कहानी का माहौल सेट हो जाता है। एक ऐसा खौफनाक माहौल जो हमें कहानी में आगे खींचता चला जाता है। तो कहानी हमें सीधा लेकर चलती है अपने किरदारों के पास, मायरा, विहान और अखिल। और इनके साथ पहले ही पल से वक्त के खिलाफ एक रेस, एक जानलेवा दौड़ शुरू हो जाती है। अब देखिए, राइटर ने यहाँ टेंशन बढ़ाने का एक क्लासिक तरीका इस्तेमाल किया है। जगह है चंदनगढ़ स्टेशन, रात है पूर्णिमा की और घड़ी में आधी रात होने वाली है। मायरा बार बार घबराकर अपना फोन देखती है। 11:49, फिर 11:59, और ठीक जैसे ही वो भागना शुरू करती है रात के 12 बज जाते हैं। ये जो एक एक मिनट का हिसाब है ना, यही हमें कहानी में एकदम से जकड़ लेता है। यहाँ पर दांव पर क्या लगा है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। मायरा बताती है, मैंने सुना है कि पूर्णिमा की रात को 12 बजे के बाद चंदनगढ़ से ट्रेन पकड़ने वाले को छलावा ट्रेन ले जाती है, जिसमें जिंदा लोग नहीं बल्कि सिर्फ लाशें होती हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, उसके दोस्त विहान और अखिल उसकी इस बात का मजाक उड़ा देते हैं, और यही मजाक, यही यकीन न करना आखिर में उनकी किस्मत लिख देता है। तो अब कहानी हमें हमारी जानी पहचानी दुनिया से निकालकर एक ऐसे खौफनाक, अनजाने सफर पर ले जाती है जहां किरदार उस भूतिया ट्रेन पर चढ़ने वाले हैं जो उनका इंतजार कर रही थी। उस पुरानी लकड़ी की ट्रेन पर बस एक ही निशान है, नंबर 13। अब हम सब जानते हैं कि 13 नंबर को दुनिया भर में कितना अशुभ माना जाता है। और यहाँ ये नंबर बस एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इशारा कि हमारे किरदार अब नॉर्मल दुनिया की हदें पार कर चुके हैं और एक बहुत ही खौफनाक जगह में कदम रख चुके हैं। और फिर एक के बाद एक ऐसी चीजें होती हैं जो बेचैन कर देती हैं। कंडक्टर की वो अजीब सी मुस्कान, उसके बैच पर लिखा नाम आंडूनाथ, लालटेन की रोशनी में वो पुराने लकड़ी के डिब्बे, ये सब मिलकर एक बहुत ही अजीब सा डरावना माहौल बना देते हैं। और तो और, जब एक आईआईटी बाबा जैसा कोई उन्हें वॉर्न करने की कोशिश करता है तो दरवाजे धड़ाम से बंद हो जाते हैं। बस उसी पल ये साफ हो जाता है कि ये कोई आम ट्रेन नहीं, ये तो एक जाल है। ट्रेन के अंदर का नज़ारा तो और भी ज्यादा डरावना है। जो पैसेंजर्स हैं वो बिल्कुल बुत बने बैठे हैं। उनकी स्किन बर्फ जैसी सफेद और आंखें आंखें एकदम खुली की खुली, एक बार भी पलक नहीं झपका रहे। सोचिए, आमतौर पर ट्रेन में दूसरे लोग हो तो एक तसल्ली होती है ना? लेकिन यहाँ यही लोग डर की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। वो ट्रेन में अकेले तो नहीं है, पर अब वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ये वो मोमेंट है जहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अभी तक जो डर धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो अब एक खौफनाक सच्चाई बनकर सामने आता है। अब यहाँ से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस जिंदा रहने की जंग शुरू हो चुकी है। उस भयानक सच के सामने आने से ठीक पहले कहानी किरदारों के जरिए ठीक वही सवाल पूछती है जो हमारे दिमाग में भी चल रहा है। ये लोग जिंदा क्यों नहीं लग रहे? ये सवाल टेंशन को बिल्कुल पीक पर ले जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि इसका जवाब बहुत ही बुरा होने वाला है। और फिर वो हो जाता है, पहली मौत, बिल्कुल अचानक और बेहद बेरहमी से। विहान बस एक पैसेंजर को छूता है और 440 वोल्ट का झटका, एक सेकंड में उसका शरीर काली राख बन जाता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई बचने का मौका नहीं, बस एक पल में सब खत्म। और तब ये बात साफ होती है कि ये पैसेंजर्स सिर्फ लाशें नहीं हैं, ये एक जानलेवा जाल है। और ठीक इसी मोमेंट पर कंडक्टर वापस आता है और उसकी शैतानी हंसी गूंजती है, कट गया, पहला टिकट कट गया। बस इसे एक लाइन के साथ वो एक अजीब से गाइड से ट्रेन का एक शैतानी एजेंट बन जाता है, कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये सब एक बुरे सपने जैसा है जिसमें वो लोग फंस चुके हैं। अब जब ट्रेन की असली सच्चाई सामने आ चुकी है तो खतरा भी अपना रूप बदल लेता है। अब लड़ाई बाहर के शैतानों से नहीं है, बल्कि अंदर के शैतानों से है। कहानी अब ये दिखाती है कि जिंदा रहने के लिए
एक इंसान किस हद तक जा सकता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन सामने रखती है। मायरा को एक भयानक नियम याद आता है कि अगर ट्रेन में किसी जिंदा इंसान को मारकर उसका खून लकड़ी के फर्श पर गिराया जाए तो ट्रेन ठीक 2 मिनट के लिए रुकेगी और सारे दरवाजे खुल जाएंगे। मतलब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मर्डर। आज़ादी की कीमत किसी और की जान। और डर दोस्ती और इंसानियत दोनों को एक पल में खत्म कर देता है। बिना एक सेकंड सोचे अखिल मायरा पर हमला कर देता है और कहता है, सॉरी मायरा, लेकिन अगर मुझे जीना है तो तुम्हें मरना होगा। बस जिंदा रहने की चाहत दोस्ती से उसकी जान से ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो अब लड़ाई सिर्फ 2 चॉइस पर आकर टिक गई है, साथ मिलकर बचना या खुद को बचाना। मायरा अब भी कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिससे दोनों बच जाएं, लेकिन अखिल ने तो उससे अपनी आज़ादी की कुर्बानी के तौर पर चुन लिया है। और यहीं से शुरू होती है जिंदगी और मौत की एक भयानक लड़ाई। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंत पर। एक ऐसा अंत जहां जिस्मानी खतरा तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन दिमाग पर लगे जख्म हमेशा के लिए रह जाते हैं। मायरा बच तो जाती है, लेकिन उसकी मासूमियत नहीं बच पाती। वो मरने का नाटक करती है और फिर मौका देखकर सेल्फ डिफेंस में अखिल को मार देती है। और यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जिंदा रहने के लिए उसे ठीक वही खौफनाक काम करना पड़ता है जो उसका दोस्त उसके साथ करने वाला था। फाइनली ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, मायरा बाहर कदम रखती है। वो बच गई है, अपनी मंजिल पर पहुंच गई है, ऐसा लगता है। पर क्या कहानी सच में यहाँ खत्म हो गई है? और तभी आता है कहानी का आखिरी सबसे चिलिंग ट्विस्ट। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकलती है, मायरा को दरवाजे पर विहान और अखिल खड़े दिखाई देते हैं और वो उसे हाथ हिलाकर बाय कह रहे हैं। उसके दोस्त अब हमेशा के लिए उस ट्रेन के भूतिया क्रू का हिस्सा बन चुके हैं, हमेशा के लिए। और इसी के साथ कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मायरा सच में बच पाई? हाँ, वो ट्रेन से तो उतर गई, पर क्या वो कभी उस ट्रॉमा से, उस गिल्ट से और अपने दोस्तों की उन यादों से बाहर निकल पाएगी? और मेरे ख्याल से यही वो सवाल है जो इस कहानी को इतना यादगार बना देता है।